हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्गीकी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्गीकी के अंतर्गत आज हम लोग पादप जगत का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पादप जगत। अब पादप जगत, इसकी जो विशेषता है, उसके पहले विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके जो जीव होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी एवं उत्पादक होते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। क्लोरोफिल यानी कि ऐसे पौधे जो हरे होते हैं, अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट अगर पाया जाता है तो वह क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वपोषी कहलाते हैं। और अपने भोजन का, और इस तरह वो क्या कहलाएं? वह उत्पादक कहलाएं। मतलब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते वो स्वपोषी, और ऐसे पौधों क्या कहते हैं? हम उत्पादक कहते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर ऊतकों और अंगों से निर्मित होता है। अब ऊतक क्या है? ऊतक का निर्माण, ऊतक क्या होता है? एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है। एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए बने होते हैं। यानी कि कोशिका का निर्माण किससे होता है? सेल से, यानी कि कोशिका से। और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। और ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। तो यानी कि इनका शरीर क्या होता है? ऊतक एवं अंगों से निर्मित होता है। अगर हम पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में बताएं तो ये 5 प्रकार का होता है। यानी कि पादप जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उनकी संरचना के आधार पर, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि इनकी संरचना कैसी होती है? थैलस की तरह होती है। और ब्रायोफाइटा, दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा। और तीसरा है टेरिडोफाइटा। चौथा आपका है जिम्नोस्पर्म और 5वां है एंजियोस्पर्म। तो इनका अध्ययन हम लोग एक एक करके क्रमवार से अध्ययन करते हैं। पहले हम देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की अपनी क्या विशेषता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उनमें जैसे मूल हो गया, मूल मतलब क्या? जड़ हो गया, तना हो गया, स्टेम यानी कि पत्तियां यानी कि लीफ। तो इन तीनों का विभाजन नहीं होता, ये आपस में विभाजित नहीं होते हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती, जब हम इनके पौधों को देखेंगे तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि ये इनमें कौन सा जड़ है, कौन सा पत्ती है, कौन सा तना है। यानी कि हम उनका देखकर हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जड़ और तना, पत्तियां मतलब अलग अलग हैं। यानी कि इनकी इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं? संरचना को क्या कहते हैं? थैलस। इनकी संरचना कैसी होती है? थैलस होती है। और इस वर्ग को पौधों को सामान्यतः क्या कहते हैं? शैवाल यानी कि एल्गी। जो तालाब आप देखते हैं, तालाबों में जो काई की तरह होते हैं हरे हरे, उन्हें आप क्या कहते हैं? शैवाल यानी कि एल्गी कहते हैं। वो क्या होते हैं? उनकी संरचना कैसी होती है? उनकी संरचना जो है वो थैलस की तरह होती है, जिसमें आप इन तीनों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनका विभाजन नहीं कर सकते। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वो जलीय होते हैं। यानी कि ऐसे पौधे मैक्सिमम जो है जल में पाए जाते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें, जो कि उदाहरण ही तो मेन है, आपको ऐसे 3 उदाहरण दे देगा और पूछेगा ये किस के अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा की, ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अगर हम स्पाइरो गायरा की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत। और यूलोथ्रिक्स भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तीसरा एग्जाम्पल आपका है कारा। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा और ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। अगला वर्गीकरण आपका है ब्रायोफाइटा। अब इसकी क्या विशेषता है? यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? तो उनकी संरचना जो है तना और पत्ती में विभाजित होती है। यानी कि यहाँ पे आपको जड़ जो है देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन तना
और पत्तियां आपको अलग से देखने को मिल सकती है। इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तना एवं पत्तियों में विभाजित होती है। और विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते। विशिष्ट संवहनीय ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाए गए हों, यानी कि विशिष्ट कार्य। जैसे आपका क्या हो गया, जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम का काम है कि जड़ से जल को अवशोषित करके उसे पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्तियां क्या करती हैं, वहाँ पे अपने भोजन का निर्माण करती हैं। अब जब वहाँ भोजन का निर्माण हो जाता है तो फ्लोएम क्या करता है कि तैयार फल मतलब भोजन को वो पौधों के सभी भागों में क्या करता है, उसको पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे जड़ हो गया, पत्ती हो गया और तना हो गया, इन सब भागों में जो है उसका पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। और जल का पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। और ये पादप जगत का उभयचर है। उभयचर का मतलब ये दोनों के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत का उभयचर है और इसमें जननांग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है और ये जननांग इनके जो है अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं। ऐसा यही कंडीशन आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत भी है। अगर हम ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो ये मॉस यानी कि फ्यूनेरिया इसके अंतर्गत आता है। मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। आपको एग्जाम्पल याद ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपका एग्जाम्पल दे देगा अभी अब पूछेगा कि इसमें से कौन टेरिडो मतलब कौन सा ब्रायोफाइटा, कौन सा थैलोफाइटा, कौन सा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर हम तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो वो आपका है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा की जो संरचना होती है वो जड़, तना और पत्ती में क्या होती है, ये विभाजित होती है। ये जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होती है और इनमें जो है संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। संवहनीय ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। और इसमें जननांग क्या होते हैं, इसमें भी जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जननांग नहीं पाए जाते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता इसमें भी नहीं होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इनके उदाहरण की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपका है फर्न, दूसरा है मार्सी लिया और तीसरा है हॉर्सटेल। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मान ली कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो नग्न बीजी होते हैं। अब नग्न बीजी का मतलब होता है कि इनके बीज फलों के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि इनके जो मतलब फल होते हैं, इन बीज जो होते हैं वो इन फलों के अंदर नहीं पाए जाते। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय। काष्ठीय का मतलब होता है कि इनके पौधे जो है वो लकड़ी के यूज में, लकड़ी इनसे प्राप्त किया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पहला है पाइनस, दूसरा है साइकस और तीसरा है जिंगो। ये तीन एग्जाम्पल हैं जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अन्य भी एग्जाम्पल हैं लेकिन जो मेन है हम उन्हीं एग्जाम्पल को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म। पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो इन पौधों के बीज क्या होते हैं, फलों के अंदर पाए जाते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। बीजों का जो विकास होता है वो अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है, यानी कि जो अंडाशय होता है क्या बन जाता है, बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, यानी कि इसमें फूल भी लगते हैं। इनमें दोहरा निषेचन होता है, इनमें दोहरा निषेचन होता है और इनमें जो है भ्रूण पोष निषेचन के बाद विकसित होता है। जो भ्रूण पोष होता है वो निषेचन के बाद विकसित होता है। यह त्रिगुणित होता है, यह त्रिगुणित होता है। अब बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ये पहला है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब होता है जिनमें एक बीज पत्र होता है और द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिनमें दो बीज पत्र होता है।
अगर हम उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है सूर्यमुखी, दूसरा आपका है मटर, तीसरा है सरसों, चौथा है गुड़हल, पांचवा है गेहूं और छठा है गन्ना। तो ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने पांचों पादप जगत का जो वर्गीकरण है, इन पांचों जगत मतलब इन के वर्गीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। अब कुछ शब्दावलियां हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे उत्पाद यानी कि स्वपोषी कौन होते हैं। स्वपोषी ऐसे होते हैं यानी कि उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होते हैं कि इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए क्या क्या उन्हें आवश्यक होता है, जैसे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि उन पत्तियों के अंतर्गत क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। सूर्य का प्रकाश, उन्हें भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। और अंत में चौथा आपका है जल, यानी कि इन चारों की हेल्प से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी किसी एक का अभाव रह गया तो यानी कि वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब परपोषी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, परपोषी। और इन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता, यानी कि ये उपभोक्ता सिर्फ उपभोग करते हैं, ये दूसरों के ऊपर निर्भर होकर सिर्फ उसके भोजन का उपभोग करते हैं। इन्हें और भी क्या कहते हैं, परजीवी भी कहते हैं। अब उपभोक्ता भी आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और गौण उपभोक्ता भी होते हैं। प्राथमिक के अंतर्गत आपके शाकाहारी यानी कि तृणभक्षी आते हैं जो शाकाहारी जंतु होते हैं, और गौण के अंतर्गत आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। अगर हम परपोषी की बात करें कि परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषी आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है सहजीवी और चौथा होता है कीटभक्षी। यानी कि मृतोपजीवी ऐसे जीव जो उन जंतुओं पर निर्भर होते हैं जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर जाके वो निर्भर होता है, जिनसे वो अपना भोजन की प्राप्ति करता है। उन्हें क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक भी कहते हैं। उन्हें डिकम्पोज करता है और उससे क्या होता है, रासायनिक बंध टूटते हैं और उससे क्या होता है, उनको ऊर्जा मिलती है, यानी कि वो भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। यानी कि इस तरह दो काम करते हैं वो लोग, डिकम्पोजर यानी अपघटक का भी कार्य करते हैं और अपने भोजन का भी व्यवस्था कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। अब परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और सहजीवी के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे लाइकेन अगर हुआ तो ये क्या है, सहजीवी, मतलब कि 2 जीव होते हैं, उनमें से एक क्या करता है, कोई जल देता है तो कोई जल देता है, दूसरा भोजन बनाता है। तो वो जल देता है, वो भोजन बनाता है, तो वो जब भोजन बना लेगा तो उसको भोजन दे देगा, और वो क्या करता है, जल देता है, तो उसकी वजह से वो भोजन पाता है। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों जीव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो सहजीवी होते हैं। और चौथा होता है कीटभक्षी, जिसे हम घटपर्णी या नेपेंथीज का पौधा कहते हैं। ऐसे पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे स्वपोषी होते हैं और कीटभक्षी होते हैं। कीटों का ये भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ के मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जब नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, और वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनमें ऐसी संरचना पाई जाती है कि जब कोई कीट उनके ऊपर बैठता है तो वह उन्हें कैच कर लेता है, यानी कि उनको पकड़ लेता है और अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। और उससे क्या करते हैं, उनसे जो है कीटों से वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसलिए ऐसे पौधों क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे। अब इन पौधों की अपनी विशेषता क्या है, ये जैसे कुछ मतलब
आप समझ सकते हैं कि ये कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते। जैसे मरुस्थलीय पौधे, ये हर जगह नहीं उग सकते, मरुस्थल में ही पाए जाते हैं और इनकी अपनी विशेषता अलग होती है। जैसे ये शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। ये प्रायः लंबी होती हैं, तने छोटे, तना क्या होता है, छोटा होता है, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। यानी कि तने जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो इनकी जड़ें होती हैं वो प्राय लंबी होती हैं। लंबी होने का मतलब इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में वो नीचे तक जाती हैं, और जो मरुस्थलीय होता है वहाँ पे पानी जो है बहुत नीचे पाया जाता है। तो इस वजह से जड़ें जो होते हैं पानी की खोज में वो नीचे चली जाती हैं, तो इसलिए इनकी जड़ें लंबी होती हैं। और तना छोटा होता है, तने इनके छोटे होते हैं। बाह्य त्वचा मोटी होती है, उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी रहती तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती। कांटों में परिवर्तित होने का मतलब होता है कि ये इनकी खुद की एक विशेषता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उससे कम हो जाती है। जब ये कांटों में रूपांतरित हो जाती है इनकी पत्तियां, तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिससे क्या होता है कि पानी की बचत हो जाती है। इनमें कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल होते हैं। जैसे कि इन पौधों के जो कुछ भाग होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जल का संचय अधिक होता है, वो क्या होते हैं, वो मांसल होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे आपका कैक्टस हो गया, मदार हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, क्वार एलॉय जिसे कहते हैं, और क्रिएटोफाइट्स। और इनकी जड़ें जो है, क्रिएटोफाइट की जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। कितनी? क्रिएटोफाइट्स के जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 मीटर लंबी होती हैं। अब हम कुछ ऐसे पौधे का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद होते हैं, जो सिर्फ जल में ही पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पे जल की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, यानी जलोद्भिद पौधे, जिन्हें जल से ज़्यादा लगाव होता है। तो इनमें बड़े बड़े अंतःकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इनकी ये विशेषता है। अब है एक है लवण मृदोभित पौधा, यानी कि ऐसे पौधे जो उच्च लवणयुक्त जल में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लवण मृदोभित पौधा कहते हैं, जिन्हें जो मतलब लवणयुक्त जल में उगते हैं, यानी कि खारे जल में उगते हैं। अब आपका एक है अधिपादप। अधिपादप क्या होते हैं? ये वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, ना कि पोषण हेतु। क्या कह रहा है कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, ना कि पोषण हेतु। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्किड। आर्किड जो है इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, पादप जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत अभी बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अगला वीडियो लेकर हम लोग जल्द ही हाजिर होंगे जो इस चैप्टर पर आधारित फैक्ट होगा। थैंक यू।